प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फिर मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काले सफेद कमांडर और हुआ के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई चल रही थी। दोनों ही विशाल और ताकतवर जानवर थे जिनकी त्वचा बहुत कठोर थी, इसलिए लड़ाई जल्दी खत्म नहीं हो रही थी। दोनों एक दूसरे को घायल तो कर रहे थे लेकिन मार नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी दूर से लियांग यू आई और उसकी मौजूदगी ने काले सफेद कमांडर की रक्षात्मक क्षमता को तोड़ दिया। अकेले लड़ाई में कोई उसे हरा नहीं सकता था, लेकिन जब दो लोग एक साथ हमला करें तो उसका हारना तय था। हुआ ने घायल होने के बावजूद उत्साहित होकर आवाज निकाली और लियांग यू ने पीछे से लंबी तलवार से उस पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ समुद्र में यिनजिया की हालत खराब हो गई थी, लेकिन झांग यी आराम से लड़ते हुए उसे लगातार उकसा रहा था। उसने कहा, एक जनरल होकर भी भाग गया, तेरे लोग मारे गए और तू बस देख रहा है। लगता था तू ताकतवर है, लेकिन तू तो बिल्कुल बेकार निकला। झांग यी बोलने में व्यस्त था, लेकिन हमलों में कोई डील नहीं दे रहा था। उसके पास तलवार में पेड़ नाम की ताकत थी, जिससे बेलें निकलती थीं और दुश्मन को जकड़ लेती थीं। लियू कारेन और झांग यी की लगातार हमलों की वजह से यिनजिया एक पल के लिए भी चैन नहीं ले पा रहा था। थककर चूर हो चुका, यिनजिया बोला, इतनी जल्दी खुश मत हो, तुम्हारी मौत तय है। जो भी वुल्वान साम्राज्य से टकराता है उसकी मौत निश्चित है। लेकिन झांग यी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे देखते हुए कहा, तो पहले तू ही मर। झांग यी ने तलवार से उस पर हमला किया और सीधा उसकी छाती में वार किया। यिनजिया ने अपने हाथों से छाती को बचाया और एक बिजली का कवच बना लिया, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। वह अब ज्यादा ऊर्जा नहीं बचा पा रहा था। हमला इतना जबरदस्त था कि उसे समुद्र में धकेल दिया गया। उसकी भारी शरीर समुद्र में हजारों मीटर तक पेड़ों और बेलों को तोड़ती हुई गिरती चली गई। झांग यी ने उसका पीछा किया और उसके पीछे समुद्र में उतर गया। पानी के नीचे झाड़ियों और बेलों से भरा हुआ था, जिससे यिनजिया और भी फंस गया। झांग यी ने अपनी दोनों शक्तियों से तलवार और व्हाइट आउल से लगातार हमला किया। धीरे धीरे यिनजिया की रक्षात्मक कवच टूटने लगी। आधे घंटे बाद उसकी बाहरी परत टूट गई और असली शरीर दिखा। एक लाल रंग का जीव जिसकी त्वचा पर छोटे छोटे कांटे थे, सिर पर सींगों जैसे उभार थे और पीठ पर पूंछ थी। झांग यी ने देखा कि यह जीव नाश किंगडम के प्राचीन प्राणियों जैसा था, लेकिन पूरी तरह वही नहीं था। संभवतः ये दोनों अलग अलग स्थानों में समय के साथ बचे रह गए हों, इसलिए इनकी बनावट में थोड़ा फर्क आ गया होगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यिनजिया की आंखों में अब डर था, जैसे कि उसे आसमान में कुछ दिख रहा हो। झांग यी को याद आया कि पहले भी ईदो के भगवान की बात हुई थी और उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। शायद यह थंडर ट्रिब्यूलेशन का डर था, एक प्रकार की दैवी सजा जो प्रकृति देती है। इतने में हुआ आया और उसके ऊपर लियांग यू बैठी थी, जिसने अपने हाथ में काले सफेद कमांडर का सिर पकड़ रखा था। तियानहाई सिटी पर हमला करने वाले सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया गया है, लियांग यू ने झांग यी से कहा। अब यिनजिया को समझ में आ गया कि उसके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। अगर वह जिंदा भी बचता है तो साम्राज्य में उसकी कोई इज्जत नहीं बचेगी। झांग यी ने इशारा किया और कहा, अब इसे खत्म करो। यिनजिया गुस्से से चिल्लाया, लेकिन झांग यी ने कहा, मुझे पता है तू बहुत गुस्से में है, लेकिन तेरे गुस्से से क्या होगा? तू कमजोर है और यही तेरी हार की वजह है। झांग यी को इस तरह के हार मान चुके दुश्मनों से निपटने की आदत थी। जो भी उससे लड़ने आया और हार नहीं सका, उसे वहीं खत्म कर देता था। वह लड़ाई भी नहीं जीत सकते और भाग भी नहीं सकते थे। झांग यी की ताकत और रक्षात्मक क्षमता बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह दूसरों को थका देता था। अब उसके पास हुआ और लियांग यू का साथ भी था। उसने कहा, यिनजिया की हमला शक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए सीधे मत भिड़ना। तुम दोनों मेरे पीछे रहकर हमला करते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि ज्यादा पास मत जाना, क्योंकि यिनजिया की बिजली वाली शक्ति इतनी भयानक थी कि अगर उसने पूरी ताकत से हमला किया तो हुआ या लियांग यू तुरंत मारे जा सकते थे। हुआ और लियांग यू ने हामी भरी और झांग यी के पीछे खड़े हो गए। झांग यी ने तलवार में पेड़ के जरिए फिर से बेलें बनाई और व्हाइट आउल से चांदी की गोलियां चलाता रहा। हुआ ने मुंह में ऊर्जा संचित की
और एक लाल रंग की ऊर्जा किरण तैयार की, जो धीरे धीरे 10 मीटर चौड़ा एक शक्तिशाली किरण कैनन बन गई। झांग यी ने कहा, मैं पहले हमला करूंगा, फिर तुम लोग बारी बारी से हमला करना। जैसे ही वो थक जाए और उसकी ऊर्जा खत्म हो जाए, तब उस पर पूरा जोर लगाना। उसने व्हाइट हॉल को हटा दिया और एक काले रंग की बुलेट तैयार की, जिसे उसने स्टार पियर्सिंग कैनन से दागा। यह हमला इतनी तेजी से आया कि यिनजिया उसे रोक नहीं सका और बिजली से रक्षा करने की कोशिश में खुद को ही थका लिया। तभी हुआ ने ऊपर से ऊर्जा कैनन चला दिया, जो सीधा यिनजिया पर जा गिरा। चैप्टर 16-17 क्रिटिकल बैटल सिचुएशन। यिनजिया को ज़ंग यी के लगातार हमलों से खुद को बचाना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही उसने ज़ंग यी के वार को रोका, तुरंत पीछे से हुआ का हमला आ गया। वह अपनी पूरी ताकत निचोड़कर, जैसे एक सूखे स्पंज से पानी निकालता है, खुद से ताकत निकाल रहा था। हालांकि हुआ की ऊर्जा बीम बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन सुपर पावर इंडेक्स में यिनजिया उससे करीब 10,000 पॉइंट आगे था। इसलिए हुआ का हमला उसने किसी तरह झेल लिया। लेकिन तभी दूर से टियानहाई कैनन का हमला भी उसके शरीर पर लगा, जिससे वह हजारों मीटर पीछे हवा में उछल गया। उसकी हड्डियां टूट गईं, मांस फट गया और खून बहने लगा, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। अब वह बेहद थका हुआ था और गिरने ही वाला था कि ज़ंग यी ने एक डायमेंशनल गेट खोला और लियांग यू को उसके नीचे भेज दिया। लियांग यू की तलवार लोंगमिंग अब उसके हाथ में थी और यिनजिया उससे 500 मीटर से भी कम दूरी पर था। यह दूरी उसकी टियान्युन डोमेन के भीतर आती थी। इस डोमेन में उसके चारों ओर जो भी आता, वह तुरंत काट दिया जाता। लियांग यू ने अपनी तलवार खींची और हवा में ऊपर की ओर वार किया। एक काले रंग की तेज और पतली ब्लेड लाइट बनी, जो सीधा यिनजिया के सिर से नीचे तक एक साफ लकीर में उसे चीरती चली गई। उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए और खून की धारें निकल पड़ीं। ज़ंग यी और उसकी टीम ने मिलकर उसे कोई मौका नहीं दिया और एक साथ हमला कर उसे वहीं खत्म कर दिया। ज़ंग यी ने यिनजिया की लाश को एक अलग स्पेस में भेज दिया और उसकी ओरिजिन एनर्जी को अपने पास ले लिया। इसके साथ ही यह भयंकर लड़ाई खत्म हुई और शांति लौट आई। ज़ंग यी ने गहरी सांस ली। अभी तक उसका शरीर लड़ाई की हालत में था, लेकिन अब उसे थकावट का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर वह पहले से इसकी तैयारी न करता तो यह लड़ाई जीतना मुश्किल होता, और अगर जीतते भी तो बहुत भारी नुकसान के साथ। उसके शैडो में यांग शिंगसिन अभी भी मौजूद था, जो उसकी अंतिम सुरक्षा थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसने सभी को सचेत किया, दुश्मन अभी भी दुनिया के बाकी हिस्सों में मौजूद हैं। वे फिर टियानहाई सिटी पर हमला कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं, तुम लोग भी आराम करो, लेकिन सो मत जाना। फिर उसने डेंग शिनटोंग को बुलाने को कहा और आदेश दिया कि टियानशिन टीम को सुरक्षा और निगरानी के लिए बुलाया जाए। टियानशिन टीम बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन गश्त और आसपास की हलचल पर नजर रखने के लिए वे उपयोगी थे। ज़ंग यी जानता था कि वुगू की एलियन आर्मी का हमला जरूर दोहराया जाएगा। बाकी क्षेत्र तो इस तरह के आक्रमण की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दोंगाई रीजन में युद्ध का दृश्य और भी भयानक था। वहां पर इप्सिलॉन श्वानवू और चिंगलोंग जैसे शक्तिशाली लोग टियानवे वेपन्स और स्पेस बेस्ड हथियारों की मदद से वुगू सेना को रोकने की कोशिश कर रहे थे। दोंगहाई सिटी को बचाने के लिए पूरा जोर लगाया गया। मैदान में सैकड़ों कैप्टन लेवल वॉरियर्स मौजूद थे। वहीं बैटलफील्ड में आइस प्रिजन सुजाका जोंगहान भी पहुंची, जिसकी उपस्थिति से ही पूरे इलाके का तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया। आसमान से उतरती एक विशाल आइस ब्लू फीनिक्स सुजाकू ने आग की तरह की नीली बर्फ से चारों तरफ के दुश्मनों पर हमला किया। इन बर्फीली लपटों से कोई भी बच नहीं पाया। जब इन बर्फों से दुश्मन टकराते तो तुरंत उनके शरीर की सारी गर्मी खींच ली जाती और वे मर जाते। सिल्वर आर्मर अब आसमान में उड़ रहा था। नीचे समंदर खून से लाल हो गया था। उसकी चारों ओर तैरती समुद्री जीवों की लाशें थीं और उसके चारों तरफ खून की नदी जैसी धारा बह रही थी। सामने था श्वानवू, एक विशाल सी बीस्ट, जो अब इंसानियत की रक्षा के लिए मोर्चे पर खड़ा था। सिल्वर आर्मर को देख उसने कहा, इन्वेडर्स, यहां से चले जाओ, दोंगहाई सिटी को नहीं जीत सकते। लेकिन यिनजिया ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हारी शक्ति मेरी उम्मीद से बेहतर है, लेकिन हमारी वुल्वान एम्पायर के सामने तुम एक कमजोर सभ्यता हो। उसने हवा में इशारा किया और खून की नदी से हजारों नुकीले ब्लड एरोज श्वानवू की ओर चल दिए।
वे इतने तेज और घने थे कि श्वानवू का विशाल शरीर भी उनसे बच नहीं सका, लेकिन उसकी टॉर्टस शेल इतनी मजबूत थी कि उन्होंने उसकी रक्षा की। सिल्वर आर्मर ने देखा कि उसके खोल के अंदर भी धातु से बना किला था और वह हंस पड़ा। फिर उसने अपनी शक्ति से हवा में कंपन किया, जिससे श्वानवू के शरीर का खून उबलने लगा और वह खून नाक और मुंह से बहने लगा। चैप्टर 16-18 एज्योर ड्रैगन वर्स ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर डोंगहाई सिटी में सिल्वर आर्मर नाम का वुल्वन एम्पायर का जनरल आया था, जो ब्लड कंट्रोल नाम की भयानक शक्ति का मालिक था। वह किसी भी जीव के शरीर के अंदर मौजूद खून को अपनी मर्जी से हिला सकता था और अंदर से ही उसे खत्म कर सकता था। उसके ब्लड एरोज सिर्फ दिखावे के हमले थे, असली खतरनाक शक्ति उसके अंदर की थी। श्वानवू ने जब उसे लड़ाई में जवाब दिया तो सिल्वर आर्मर ने उसका खून उबाल दिया, जिससे श्वानवू के मुंह और नाक से खून बहने लगा और वो समंदर में डोलने लगा। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी विशाल शरीर और मजबूत कवच की बदौलत खड़ा रहा। उसने अपने मुंह से एक ब्लैक लाइट कैनन छोड़ा जो सीधा सिल्वर आर्मर की तरफ गया। यह हमला बहुत तेज था और सिल्वर आर्मर के सामने आ चुका था, लेकिन सिल्वर आर्मर ने खून की नदी से खुद के चारों ओर एक लाल रंग का गोला बना लिया और उसके अंदर छिप गया। ब्लैक लाइट कैनन उस पर लगा और चारों ओर रोशनी फैल गई, लेकिन थोड़ी ही देर में वो लाल कवच टूट गया और सिल्वर आर्मर उसमें से बिना कोई नुकसान लिए बाहर निकला। वह बोला, तुम्हारी जैसी शक्ति से मुझे नुकसान पहुंचाने का सपना भी मत देखो। उसका रवैया ऐसा था जैसे कोई देवता इंसानों को देखकर हंस रहा हो। श्वानवू जानता था कि उसकी शक्ति सिल्वर आर्मर के सामने कमजोर थी, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। वह डोंगहाई सिटी का सबसे बड़ा रक्षक था और उसे अंत तक लड़ना ही था। इस दुनिया में कई रास्ते हैं, लेकिन बहुत बार जिंदगी आपको कोई विकल्प नहीं देती। जब वह ईस्ट चाइना सी रीजन में शामिल हुआ था, तभी से उसे पूरी ताकत से तैयार किया गया था। अब अगर डोंगहाई सिटी हार जाता है तो श्वानवू भी अपना अस्तित्व खो देगा, इसलिए वह मरते दम तक लड़ेगा। तभी अचानक यिनजिया पीछे हट गया और ऊपर आसमान की ओर देखने लगा। श्वानवू का हमला उसे रोक नहीं पाया था, लेकिन जो ऊर्जा पहले आसमान से गिरी थी उसने यिनजिया को डरा दिया था। ये ऊर्जा स्पेस बेस्ड वेपन्स की थी, इंसानों की सबसे शक्तिशाली सैन्य टेक्नोलॉजी। ये वही हथियार थे जो हाई लेवल एलियंस को भी खत्म कर सकते थे, जैसे कि टियानवे वेपन्स में से लव डेथ नामक हथियार। यिनजिया पहले इन हथियारों से घायल हो चुका था, इसलिए अब वह खुलेआम हमला करने से डर रहा था। उसे समझ में आ गया कि वुल्वान एम्पायर को जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी वह अधूरी थी। इंसानों की सबसे ऊंची स्तर की गुप्त जानकारी उनके जासूस भी नहीं ला सके थे। यिनजिया सोचने लगा कि क्या उन्होंने हमला करने में जल्दबाजी कर दी थी? क्या इंसानों को खत्म करने का वक्त अभी नहीं आया? पर फिर भी उसे अपना मिशन पूरा करना था। उसकी निगाह डोंगहाई सिटी और श्वानवू पर गई और तभी उसने अपने खून की शक्ति से समुद्र के अंदर मौजूद सैकड़ों सी बीस्ट्स को उड़ा दिया। उनके शरीर फट गए और खून का सैलाब फिर से ऊपर उठा और उसकी ब्लड रिवर में शामिल हो गया। उसने कहा, चलो पहले यहां के सबसे ताकतवर रक्षक को खत्म करते हैं, और युद्ध फिर से शुरू हो गया। इसी समय डोंगहाई सिटी के अंदर चिंगलोंग का मुकाबला ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर से हो रहा था। चिंगलोंग को लगा था कि यिनजिया के चले जाने के बाद वो सी ड्रैगन ट्रूप्स की मदद से बचाव आसानी से कर पाएगा, लेकिन उसने अंदाजा नहीं लगाया था कि एकमात्र डेप्यूटी कमांडर इतना ज्यादा ताकतवर होगा। सामने जो वूगू एलियन था वो 2 रंगों के आर्मर में था और बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। चिंगलोंग ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन वो बस एक हाथ से उसे हवा में फेंक देता। टेलीकिनेसिस। चिंगलोंग को तुरंत समझ आ गया कि सामने वाला मानसिक शक्ति से चीजों को चला सकता है। ये शक्ति बहुत दुर्लभ होती है और हमला तथा रक्षा दोनों के लिए एक साथ इस्तेमाल की जा सकती है। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने अपनी उंगली से इशारा किया और आसपास की कई ऊंची इमारतों को हवा में खींच लिया और चिंगलोंग पर फेंक दिया। चिंगलोंग किसी तरह बचता बचाता भागा, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई थी। उसने सोचा कि टेलीकिनेसिस की दूरी सीमित होती है, इसलिए उसे दूरी बनाकर हमला करना होगा। वो ऊपर आसमान में हजारों मीटर ऊंचाई तक उड़ गया और वहां से पूरे डोंगहाई सिटी को देखा। शहर युद्ध से बर्बाद हो चुका था,
इमारतें टूटी पड़ी थीं और यहां तक कि सिटी की सुरक्षा दीवार भी यिंजिया के एक ही वार से नष्ट हो गई थी। चिंगलोंग ने ऊपर से अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और अपने शरीर से हजारों एनर्जी बीम्स छोड़ी जो धरती पर गिरती हुई फायरवर्क्स की तरह लग रही थीं। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर मुस्कुराया और बोला, क्या शानदार आतिशबाजी है। फिर उसने एक अदृश्य मेंटल बैरियर अपने चारों ओर बना लिया और सारे हमलों को रोक लिया। सब हमले उस बैरियर पर लगे, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आई। वो ऐसे खड़ा रहा जैसे एक बड़ा इंसान किसी बच्चे का हमला झेल रहा हो। चैप्टर 16-19 हु इज नॉट अ जीनियस। चिंगलोंग ने कभी नहीं सोचा था कि वुल्वान एम्पायर से आए उसके पहले ही मुकाबले में उसे इतना ताकतवर विरोधी मिलेगा। सामने खड़ा ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर बेहद शांत था। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इस बोरिंग लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। फिर वो ऊपर आसमान की ओर उड़ चला। उसका पूरा शरीर टेलीकिनेसिस यानी मानसिक शक्ति से घिरा हुआ था। उसे रोकने के लिए चिंगलोंग ने जोर से दहाड़ लगाई और अपनी लंबी गर्दन को आगे को लपकाया, फिर मुंह से एटॉमिक ब्रेथ छोड़ा। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने अपने दाएं हाथ से एक मानसिक कवच बना लिया और उसी के सहारे उस ब्रेथ को झेलते हुए और भी तेजी से ऊपर की ओर उड़ता गया। चिंगलोंग ने यह देखकर चौंकते हुए सोचा, मेरे हमले का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने बर्फ जैसे स्वर में कहा, तू अभी अभी जीवन स्तर की 5वीं सीमा में पहुंचा है, लेकिन मैं तो 2 साल पहले ही उस स्तर से आगे निकल चुका हूं। जब तक वो ये कहता, वह चिंगलोंग के पास पहुंच चुका था। चिंगलोंग ने डर के मारे बार बार चिल्लाया और अपने विशाल शरीर से उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितना भी हमला किया, ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर का छोटा सा टेलीकिनेटिक बैरियर 1 इंच भी नहीं हिला। कमांडर हंसते हुए आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ से चिंगलोंग की तरफ बढ़ाया और तभी हवा में एक अदृश्य हाथ बना जो सिर्फ टेलीकिनेसिस से बना था। इस विशाल काय हाथ ने चिंगलोंग को कस के पकड़ लिया और उसकी हड्डियां चटकने लगीं। उसका पूरा शरीर मरोड़ गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। चिंगलोंग को पहली बार अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। उसे लगा कि अभी अभी तो उसने जीवन के बंधन को तोड़कर एक नई शक्ति पाई थी, लेकिन ये क्या, इतनी जल्दी उसकी उम्मीदें टूट गईं। वह फिर से इंसानी रूप में लौट आया और पूरी तरह से हताश हो गया। मैं भी तो एक जीनियस था, मेरे पास भी एक शानदार भविष्य होना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ये मजाक क्यों किया। उसने उदासी से आसमान की ओर देखा और अपना भाग्य को कोसने लगा। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने उसकी बात पर एक ठंडी हंसी दी और कहा, तू सोचता है कि सिर्फ तू ही जीनियस है। जो कोई भी जीवन की 5वीं सीमा तक पहुंचता है वह सब जीनियस ही होते हैं। जब मैं वुल्वान एम्पायर में था तो मुझे भी लाखों लोगों में से सबसे बड़ा जीनियस कहा जाता था, लेकिन देख अब मैं क्या हूं, बस एक सैनिक, एक कमांडर। तू खुद को बहुत ऊंचा समझता है, लेकिन तू कुछ भी नहीं है। कमांडर ने टेलीकिनेसिस से एक श्रृंखला बनाई और चिंगलोंग को बांध दिया। चिंगलोंग चौंक कर बोला, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मार दो, ये सब दिखावा क्यों। लेकिन कमांडर ने सिर्फ तिरस्कार से देखा और बोला, क्या तू सच में सोचता है कि हम इतनी दूर सिर्फ तुझे मारने आए हैं? हम तुम्हारे जैसे एक मामूली लड़ाके के पीछे समय बर्बाद नहीं करते। फिर उसने समुद्र पर संदेश भेजा, जनरल, टारगेट समुद्र पर कैद कर लिया गया है। उधर यिंजिया और शुआनवू की लड़ाई भी जोरों पर थी। हालांकि कोई अंतिम नतीजा नहीं निकला, लेकिन साफ था कि यिंजिया की ताकत कहीं ज्यादा थी। जुआनवू सिर्फ अपने बदल चुके शरीर और आसमान में मौजूद स्पेस बेस्ड हथियारों के दबाव की वजह से अब तक जिंदा था। उसका शेल अब जगह जगह से टूटा हुआ था, खून बह रहा था और उसका एक पैर पूरी तरह टूट चुका था। फिर भी वह समंदर में सीधा खड़ा था और उसकी आंखों में अब भी लड़ने का संकल्प था। यिंजिया जब उसे खत्म करने की तैयारी में था, तभी एक अजीब सी भावना उसके दिल में उठी। समुद्र की गहराइयों से एक भारी गड़गड़ाहट की आवाज आई। यिंजिया रुक गया। उसे लगा कुछ बड़ा होने वाला है। फिर उसने एकदम से दिशा बदली और समुद्र के पूर्वी हिस्से की ओर उड़ गया। उसने आदेश दिया, टाइम हो गया है, मिशन पूरा हुआ, अब पीछे हटो। उसी क्षण सभी वूगू सैनिकों ने लड़ना बंद कर दिया और आसमान में उड़कर डोंगहाई सिटी के पूर्वी समुद्र यानी सिंगदाओ की ओर जाने लगे, जहां से वे आए थे। जूके ने यह देखा
तो उसे शक हुआ। ये लड़ाई उसके लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि वूगू के सैनिक कैप्टन लेवल के थे और वह लियांग यू जैसी नहीं थी कि जो देव स्तर की शक्ति से एक कदम दूर हो। जैसे ही उसने देखा कि सभी दुश्मन पीछे हट रहे हैं, पूरे बैटलफील्ड में एक सन्नाटा छा गया और हर किसी ने राहत की सांस ली। जमीन पर लाशें पड़ी थीं, सभी इंसानी सैनिकों की। वूगू सैनिक अपने मरे हुए साथियों की लाशें साथ ले गए थे, लेकिन इंसानों की लाशें वहीं छोड़ दी थीं। खून की धार इतनी थी कि वह पैरों तक चढ़ गया था। चोखे ने ऊपर देखा और तभी उसकी नजर पड़ी। चिंगलोंग को टेलीकिनेटिक चेन से बांध कर ले जाया जा रहा था। वो चिल्लाई, चिंगलोंग, और तुरंत अपने पंख फैलाकर पीछा करने लगी। लेकिन तभी च्वानवू की चेतावनी उसके कानों में गूंजी, चूके, क्या तू भी मरने जाना चाहती है? वह वहीं रुक गई, कांपने लगी। उसे याद आया, ज्वानवू भी उस रहस्यमय सिल्वर आर्मर से नहीं जीत पाया था, और उसके साथ जो ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर था वो भी बहुत शक्तिशाली था। उसके पास चिंगलोंग को बचाने की कोई शक्ति नहीं थी। वह बस देखती रह गई जब तक कि दुश्मन आसमान में गायब नहीं हो गए। डोंगहाई सिटी में अब सन्नाटा और दुख छा गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे दुखी हों या शुक्र मनाएं। इस युद्ध में डोंगहाई सिटी की 2/3 सेना खत्म हो गई थी और उनके सबसे बड़े योद्धाओं में से एक चिंगलोंग को दुश्मन ले गए थे। लेकिन कम से कम ये राहत थी कि वो चले गए। अगर दुश्मन और रुक जाते तो शायद पूरी सेना खत्म हो जाती। सुजाका जमीन पर गिरकर बैठ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सिर उठाया और उसकी आंखें फिर से तेज हो गईं। उसने खुद से कहा, अब दुखी होने का समय नहीं है। डोंगहाई सिटी आज गंभीर संकट में है। दुनिया खत्म होने की कगार पर है और दुश्मन दया नहीं करेंगे। अगर हमने अपने साथियों की मौत पर रोना बंद नहीं किया तो हम सच्चे सैनिक नहीं कहला सकते। चाहे दिल कितना भी टूटे, आंसू पीकर लड़ाई फिर से शुरू करनी होगी। चैप्टर 1620 मिलिट्री किलिंग फिस्ट। डोंगहाई रीजन पूरी तरह खामोश और वीरान हो चुका था। मैदान खून से लथपथ था। शहर की इमारतें टूट चुकी थीं और चारों ओर सिर्फ लाशें पड़ी थीं। कॉम्बैट कमांड सेंटर में ली गुआंगचियाओ, जो पूरे ईस्ट चाइना सी रीजन के सर्वोच्च सेनापति थे, बेहद थके हुए और दुखी होकर कुर्सी पर बैठे थे। उनका सिर झुका हुआ था और चेहरा पूरी तरह से दर्द में डूबा हुआ था। इस भयानक युद्ध के बाद उनकी सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, इतना बड़ा कि उन्हें नहीं पता था अब इतने सारे सैनिकों को दोबारा तैयार करने में कितना समय लगेगा। इस पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में जनसंख्या एक अमूल्य संसाधन थी और अब उनका सबसे ताकतवर योद्धा इप्सिलॉन चिंगलोंग या तो मारा जा चुका था या दुश्मन के कब्जे में था। यह हार उनके लिए असहनीय थी। भविष्य में कोलंबिया की ओशन नेवी से मुकाबला करने के लिए उनके पास आवश्यक ताकत नहीं बची थी, लेकिन इसके बावजूद ली गुआंगचियाओ ने खुद को संभाला और आदेश देने लगे, लोगों को जुटाओ, घायलों को बचाओ, मेडिकल टीम को कहो कि पहले शुआनवू, जूकेई और सभी कैप्टन लेवल सोल्जर्स का इलाज करे। पूरे शहर में घोषणा करो कि डोंगहाई सिटी की रक्षा में हम सफल रहे, ताकि आम जनता का मनोबल बना रहे। साथ ही टूटी हुई सिटी वॉल्स की मरम्मत तुरंत शुरू करो और लाशों का जल्द से जल्द निपटारा करो ताकि बीमारी न फैले। समुद्र के आसपास की हलचलों पर भी नजर रखो ताकि कोई मौका देखकर हमला न कर दे। उनका यह आदेश सुनकर उनके अधीनस्थों की आंखों में फिर से उम्मीद की झलक दिखी। वे सब बहुत निराश और टूटे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका सेनापति अब भी शांत दिमाग से नेतृत्व कर रहा है तो उन्हें डोंगहाई रीजन की वापसी की उम्मीद बंधी। यस कमांडर, हम तुरंत आदेशों का पालन करेंगे। सैनिकों ने तुरंत पोस्ट वॉर मैनेजमेंट का काम संभाल लिया। सब कुछ दोबारा व्यवस्थित होने लगा। ली गुआंगचियाओ फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गए, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उनका चेहरा अब भी बहुत गंभीर था। उनके मन में एक डर था, अगर अब कोलंबिया की नेवी हमला कर देती तो उनके पास कोई ताकत नहीं बचती और डोंगहाई सिटी पूरी तरह तबाह हो जाता। तभी उनका सेक्रेटरी दौड़ते हुए आया और एक खबर दी। खबर सुनकर ली गुआंगचियाओ की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। फिर वह कुर्सी से उठकर एकदम से सोफे पर गिर पड़े। उनके चेहरे पर एक हल्की राहत की मुस्कान आ गई। यह एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। उन्हें पता चला कि ठीक उसी समय जब डोंगहाई रीजन पर हमला हो रहा था, कोलंबिया की ओशन फ्लीट जो नियॉन हार्बर में तैनात थी, उस पर भी एक रहस्यमय शक्ति ने हमला किया था
और उन्हें भी बहुत भारी नुकसान हुआ था। नियॉन हार्बर का बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया था। वह विशाल सी बीस्ट, जिसे जनरल सिल्वर आर्मर ने अपना रूप दिया था, केवल एक गरज से सुनामी पैदा कर सकता था और पूरे बंदरगाह को निगल सकता था। कार्टियस जैसे इंसान भी पानी को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन शक्ति के स्तर पर वह सिल्वर आर्मर के सामने कुछ भी नहीं थे। इंसानों के पास अगर टियानवे और स्पेस बेस्ड हथियार न होते तो शायद वे खुद को भी नहीं बचा सकते थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, यिनजिया ने इंसानी हथियारों की कमजोरियां और ताकतें समझ ली थीं और अब वह खुलकर हमला कर रहा था। इस युद्ध में कोलंबिया की नेवी की पूरी बुनियाद उजड़ गई थी। पहली बार प्रलय के बाद दुनिया ने इंसानों के सबसे खतरनाक हथियारों की झलक देखी। ऐसे शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम्स जो एलियंस के खिलाफ बने थे, 7वीं पीढ़ी के बॉल्ड ईगल फाइटर जेट्स और शक्तिशाली आर्टिलरी यूनिट्स। एक कहावत है, ऑल फियर कम्स फ्रॉम इनसफिशिएंट फायर पावर, यानी डर तब लगता है जब हथियार कमजोर हों। हालांकि थर्मल वेपन्स, गर्मी पर आधारित हथियार, एलियंस पर कम असर करते हैं, लेकिन पूरी तरह बेअसर नहीं होते। जांग यी जैसे खास एलियन को छोड़कर बाकी सभी पर ये असर करते हैं। यहां तक कि जो एलियंस अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से आते हैं, उन पर भी ये भारी पड़ते हैं। इसलिए कोलंबिया नेवी का नुकसान डोंगहाई से भी ज्यादा था। जनरल यिनजिया जैसे समुद्री दैत्य नेवल बेसिस को सीधे नष्ट कर सकते थे और बड़े बड़े युद्धपोतों को समंदर में डुबो सकते थे। दूसरी तरफ जियांगनान रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन में युद्ध थोड़ा बाद में शुरू हुआ था, या शायद करीब करीब एक साथ। लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्थितियां थोड़ी अलग थीं, क्योंकि वहां नेशनल डिफेंस आर्मी ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। हान शंजुओ समझदारी से मुख्य लड़ाई से अलग हट गए और अकेले ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स और ब्लू आर्मर्ड वॉरियर्स से भिड़ने चले गए। वहीं फॉन्टियन सिटी का मुख्य बैटलफील्ड नेशनल डिफेंस आर्मी के कमांडर चिन शुआनबा को सौंप दिया गया। वहां उत्तर से ठंडी हवाएं चल रही थीं, बर्फबारी हो रही थी और चारों ओर खून और मौत का सन्नाटा था। पूरे शहर में लाशें बिछी हुई थीं और उसी बैटलफील्ड पर एक सैन्य कोट पहने आदमी खड़ा था, जिसकी आधी आंखें टोपी के नीचे छिपी हुई थीं, लेकिन नीचे से उसका चेहरा पत्थर जैसा कठोर और दृढ़ था। उसके सामने था सिल्वर आर्मर, जो एक विशाल और चमकदार तलवार पकड़े खड़ा था, आंखें सिकोड़कर उस इंसान को घूर रहा था। उसे इंसानों में इस तरह की ताकत देखना अजीब लग रहा था, लेकिन उसके लिए यह सब मायने नहीं रखता था। उसने सोचा, जो भी मेरी तलवार के सामने खड़ा होगा वह मरेगा। उसने अपनी तलवार उठाई और उसे सीधे सामने वाले की ओर चलाया। हवा में एक तेज गड़गड़ाहट हुई, जैसे कानों के पर्दे फट जाएं। हवा इतनी जोर से कांपी कि लगता था कोई बवंडर चल रहा हो। इतनी ताकतवर एनर्जी सीधी चिन शुआनबा के सिर पर जा रही थी। लेकिन तभी चिन शुआनबा ने ऊपर देखा। उसकी आंखें तेज हो गईं और उसने अपना सबसे घातक हमला किया, मिलिट्री किलिंग फिस्ट। उसने अपने दाएं हाथ को पीछे खींचा और एक मुक्का हवा में मारा। उसके काले दस्ताने से लिपटे उस पंच में 4 तत्वों की शक्ति थी, विंड, फॉरेस्ट, फायर, माउंटेन। जैसे ही उसका मुक्का सिल्वर आर्मर के एनर्जी अटैक से टकराया, एक विशाल स्पाइरल बल बना जो टॉर्नेडो जैसा दिख रहा था और चारों ओर सब कुछ तबाह करने लगा। उस क्षण दोनों योद्धाओं को एहसास हुआ कि वे एक जैसे हैं, रीइंफोर्समेंट टाइप एलियंस, यानी वे जो अपनी ताकत को बढ़ाकर लड़ते हैं। स्ट्रेंथनिंग डिपार्टमेंट के ये योद्धा किसी भी सुपर पावर के बिना भी बहुत ताकतवर होते हैं। वे अपने शरीर को इतना ताकतवर बनाते हैं कि अकेले ही दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। लियांग यू भी इसी प्रकार की योद्धा थी, जो अपने शरीर की ताकत से पहाड़ काट सकती थी। लेकिन चिन शुआनबा उससे भी आगे था। 16 साल सेना में रह चुका था, अपनी न्यायप्रियता से लेफ्टिनेंट जनरल बना था और अब दुनिया के अंत के बाद इंसानों की अंतिम उम्मीद बन चुका था। चैप्टर 60 इन्वेक्टिवस, गॉड लेवल क्लोज कॉम्बैट। चिन शुआनबा और सिल्वर आर्मर की भिड़ंत अब चरम पर पहुंच चुकी थी। जब दोनों की ताकतें टकराईं तो हवा में जो विस्फोट हुआ उससे कई किलोमीटर तक जमीन हिल गई और आसपास की इमारतें पल भर में मलबा बन गईं। इन दोनों की टक्कर में न कोई फ्लैशी पावर थी, न कोई डैजलिंग एबिलिटी। सिर्फ 2 शरीर जो अपनी सीमाओं को पार कर चुके थे, सीधा आमने सामने भिड़ रहे थे। सिल्वर आर्मर ने देखा कि उसका एक वार नाकाम हो गया है और सामने खड़ा इंसान
अब भी उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा है तो वह पहली बार गंभीर हुआ। चिन शुआनबा की ब्रीथिंग स्टेडी थी और उसकी आंखों में न डर था न घबराहट, बस एक सिपाही का दृढ़ संकल्प। सिल्वर आर्मर ने अब अपनी तलवार घुमाई और बार बार चिन शुआनबा की ओर वार किए, लेकिन चिन ने हर वार को अपने बेयर हैंड्स और रीइंफोर्स्ड फिस्ट से रोका, अपने शरीर को पीछे झुकाते हुए, जमीन पर रोल करते हुए या फिर हवा में कूदकर। उसकी चालें कोई मार्शल आर्ट्स मूवी जैसी नहीं थीं, बल्कि वर्षों की सैन्य ट्रेनिंग और वास्तविक युद्ध के अनुभव से तैयार की गई थीं। उसकी मिलिट्री किलिंग फिस्ट की तकनीक विंड, फॉरेस्ट, फायर, माउंटेन हर मूवमेंट में दिखाई देती थी। हर पंच में तेजी थी, हर वार में स्थिरता और बल था, और उसका मन बिल्कुल शांत। सिल्वर आर्मर ने उसे बार बार अपने ब्लेड से काटने की कोशिश की, लेकिन चिन शुआनबा की टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि उसके वार से तलवार झनझना जाती थी। जब सिल्वर आर्मर ने आगे बढ़कर एक तेज कट मारा, चिन ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसी ताकत को पलटकर उसकी पीठ के पीछे घुमा दी। यह देखकर सिल्वर आर्मर हैरान रह गया। किसी ने कभी उसका हथियार रोका नहीं था। उसने अपने शरीर में लाइटनिंग एनर्जी बढ़ाई और उसे चारों ओर फैलाया। उसके चारों ओर बिजली की धारियां बहने लगीं, जैसे कोई थंडरस्टॉर्म मानव रूप में आ गया हो। लेकिन चिन शुआनबा पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में फिर से रोशनी चमकी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मुक्के को अपने पूरे शरीर की ऊर्जा के साथ लहराया। हवा में 4 चीजें झलकती दिखीं। हवा की तीव्रता विंड, जंगल की गहराई फॉरेस्ट, अग्नि की गर्मी फायर और पहाड़ की मजबूती माउंटेन। यह पंच अब केवल एक फिजिकल अटैक नहीं था, यह उसकी आत्मा की शक्ति थी। सिल्वर आर्मर ने लाइटनिंग शील्ड से खुद को ढक लिया, लेकिन जैसे ही यह मुक्का उसके सीने पर पड़ा, बिजली की परत फट गई और वह कई मीटर दूर हवा में उछल गया। वह जमीन पर गिरा और उसके चारों ओर गड्ढा बन गया। सिल्वर आर्मर पहली बार जमीन पर गिरा था। वह तुरंत उठ गया, लेकिन अब उसकी ब्रीथिंग अनियमित थी और आर्मर की सतह पर दरारें आ चुकी थीं। चिन शुआनबा ने कुछ नहीं कहा, बस फिर से अपनी कमर सीधी की और अपनी बाईं हथेली को सीने के सामने रखा, जैसे वो फिर से वही घातक पंच चलाने वाला हो। अब सिल्वर आर्मर को समझ में आ गया कि सामने वाला कोई आम इंसान नहीं है। वह एक गॉड लेवल क्लोज कॉम्बैट फाइटर था, जिसे किसी स्पेशल पावर की जरूरत नहीं थी। उसकी ताकत, उसकी ट्रेनिंग, उसकी इच्छा शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। तभी दूर आकाश में एक आवाज आई, जनरल, टाइम इज अप, रिट्रीट। यह ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की आवाज थी। सिल्वर आर्मर ने गुस्से में चिन को घूरा, मानो वो कहना चाहता हो, तू आज बच गया, लेकिन अगली बार नहीं। उसने अपनी तलवार उठाई और हवा में एक कट मारा, जिससे बिजली की एक दीवार बनी और उसी के सहारे वह ऊपर की ओर उड़ गया। चिन शुआनबा ने उसका पीछा नहीं किया। उसके शरीर में अब भी बहुत ताकत बची थी, लेकिन उसने सोचा, मिशन पूरा हुआ, अब दुश्मन जा चुका है, अब यह लड़ाई अगले मोर्चे पर लड़ी जाएगी। उसने अपने दाएं हाथ को नीचे किया और चारों तरफ देखना शुरू किया। फॉन्टियन सिटी अब भी जल रहा था, लेकिन लोगों की आंखों में उम्मीद की चिंगारी फिर से दिख रही थी। बाकी शहरों में भी धीरे धीरे वुगू की सेनाएं पीछे हटने लगी थीं। अब इंसानों के लिए कुछ वक्त था अपने जख्मों को भरने का, लेकिन चिन शुआनबा को पता था कि यह सिर्फ एक अंतराल है, स्थायी शांति नहीं। क्योंकि ऐसे दुश्मन जो दूसरी दुनिया से आए हों, जो किसी नियम या भावना से बंधे न हों, उनसे लड़ाई कभी जल्दी खत्म नहीं होती। उन्होंने देखा था कि चाहे डोंगहाई हो या जंगनन, चाहे कोलंबिया की नौसेना हो या नेशनल डिफेंस आर्मी, हर कोई सीमाओं तक पहुंच चुका था। अब अगला युद्ध सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि रणनीति, एकता और बलिदान पर लड़ा जाएगा, और चिन शुआनबा जैसे सिपाही उसके लिए पूरी तरह तैयार थे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो में 20 लाइक करने होंगे। जैसे ही 20 लाइक पूरे होंगे, मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियो ला दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।